फिजिकल एजुकेशन का ये क्लास टीजीटी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कंटेंट्स जो आपको तैयार करने हैं सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो कंटेंट्स है, जो सिलेबस है, गवर्नमेंट का जो सिलेबस आया हुआ है उससे ही रिलेटेड जो सिलेबस है वही उसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना होगा, अगर आपके पास आपने क्लास 11 या 12 में कभी भी पढ़ाई की होगी, पीएचई लिया होगा, ऑब्वियसली आपने लिया होगा, अगर तो आपको 11th और 12th के सबसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, टर्म 1 का पार्ट है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तैयारी करनी होगी आपको चेंजिंग ट्रेंड्स, करियर, आपको ओलंपिक्स, उसके बाद फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, लाइफस्टाइल, योगा एंड एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, योगा एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वास्ट है और सबसे ज़्यादा टफ भी है योगा में। फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, CWSN फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एक्टिविटी, लीडरशिप ट्रेनिंग, टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी अभी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बायोमैकेनिक्स का आपको काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स कुछ एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी बायोमैकेनिक्स आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। बायोमैकेनिक्स कहीं इनकेस अगर एग्जाम में आ गया, अभी फिलहाल के लिए हट गया CBSE से, लेकिन जैक बोर्ड के लिए अभी नहीं हटा है, इसलिए आपको इसको तैयारी करके रखना पड़ेगा। साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजी एक प्लेयर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, एक प्लेयर का साइकोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको पढ़ाना है, बच्चों को, बच्चे फिजिकल एजुकेशन में क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उन फिजिकल एजुकेशन से क्या करना चाहते हैं, सब कुछ आपको ये साइकोलॉजी से पता चल जाएगा। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में इसका डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ आप पढ़ाएंगे, तो बच्चों के साइकोलॉजी को समझना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। डोपिंग, आज के डेट में डोपिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है। डोपिंग से बचना भी है, बचाना भी है, और डोपिंग के बारे में समझना भी है, ठीक है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये ट्रेनिंग स्पोर्ट्स सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पहले ही कर लेंगे। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा सा है, लेकिन इसको हम लोग पहले ही कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग डिसाइड किए हैं, डिस्कस किए हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स, करियर, फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये 3 चीज़ एक ही बार में हम लोग तैयार करेंगे। ये छोटा सा चीज़ है, इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर इसमें चेंजेस कहाँ आते हैं ट्रेंड्स में। चेंजिंग ट्रेंड्स मतलब कि कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन आजकल चेंज हो रहा है, आपको करियर कैसे चेंज हो रहा है फिजिकल एजुकेशन में, कब आप योगा में सर्टिफिकेट होल्डर बन रहे हैं, कब आप फिजिकल एजुकेशन में आप BPE कर रहे हैं, BPED कर रहे हैं, MPED कर रहे हैं, कैसे कैसे आपको NIS करना है, शॉर्ट NIS है, आजकल नया एक आ गया है, MPhil हट के फिर PhD आ गया है। आप NIS करने जा रहे हैं तो उसमें एक शॉर्ट NIS के बाद भी एक और शॉर्ट NIS होता है, अपने गेम में स्पेशलाइजेशन। ये चेंजेस, ट्रेंड्स जितने चेंजेस हैं, स्कूल टीचर, उसके बाद फिर आप कॉलेज के लिए, प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या ट्रेंड्स आजकल नए नए आ रहे हैं, वो सब इसमें बताया जाएगा। देन वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज जो अवेलेबल है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, ये भी हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के बाहर जाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ही अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंडिया में जो कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप आगे और बढ़ सकें। अगर आपने BPE किया है तो BPED करना है, MPED करना है, NIS करना है, PhD करना है, आपको नेट लेवल की तैयारी करनी, जो भी करना है आपको, योगा में आपको सर्टिफिकेट होल्डर बनना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री लेना है, जो भी है आपको सब इसी से पता चलेगा। और इसके साथ करियर कैसे बनाएं फिजिकल एजुकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग आते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन पे, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको TGT, PRT के लिए तैयारी करनी है या PGT के लिए भी तैयारी करनी है तो आपको सबसे ज़रूरी है ये चीज़, करियर इन फिजिकल एजुकेशन, और इसके साथ जो चेंजिंग ट्रेंड्स है वो। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपने अगर कहीं भी पढ़ाई की होगी, BPE भी किया होगा या BE किया होगा, या फिर योगा में कहीं आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्डर है कहीं भी आप, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन के साथ आपने कहीं भी पढ़ाई होगा। अगर नहीं भी तैयारी की है तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले फिजिकल, ये इसमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि फिजिकल एजुकेशन जो हमारा एकेडमिक एजुकेशन है उससे एक अलग रोल नहीं है, ये अलग फील्ड नहीं है।
इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का, एकेडमिक्स एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि ये जरूरी मैंडेटरी पार्ट है। आज के डेट में सीबीएसई और आईसीएसई ने इसे मैंडेटरी कर दिया हमारे इंडिया में कि फिजिकल एजुकेशन को भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाया जाए। कहीं कहीं पे कुछ लोग फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर कंप्यूटर या फिर कोई और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल एजुकेशन एक मैंडेटरी, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको तैयारी करवाएगा आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड मेडिकल हेल्थ के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म फिजिकल, PHE, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। PHE मतलब फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में सिर्फ आपको फिजिकल ही नहीं, फिजिकल का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ आप फिजिकली फिट हैं तो आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ठीक है आप फिजिकल आप करा सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी से स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं या दूसरों को भी सब कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, आपको इमोशनली, सबसे ज्यादा इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आपको मेडिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर की तैयारी करनी है तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपको 8 घंटे खड़े, 8 से 10 घंटे खड़े रहने का हिम्मत होना भी चाहिए और 8 से 10 घंटे खड़े होकर दूसरे अपने स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को मोटिवेट भी करना है, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि हाँ मेरे जितने फिट रहो। भले ही आप शरीर से उतना अच्छे, फिजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई होता है शॉर्ट हाइट का, कोई लॉन्ग हाइट का, कोई कभी किसी का फिजिकली थोड़ा सा फैटी हो जाता है, कभी किसी का स्लिम हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मेंटली आप अगर स्ट्रांग हैं, फिजिकली आप फिट हैं अंदर से, ऐसा नहीं है अंदर से फिजिकली आप फिट हैं, तो आप 8 से 10 घंटे खड़े होकर दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। व्हाट इज फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन? इसका फायदा क्या होता है? यही होता है इसका फायदा कि आप नॉन स्टॉप काम कर भी सकते हैं और दूसरों को मोटिवेट कर भी सकते हैं नॉन स्टॉप काम करने के लिए। ठीक है, इसमें इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन भी है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन वेयर development and education of children through the, it is the development of children through the medium of big muscle activities. Education of whole child will means of physical activities tools and selected and conducted as to influence every child's life physically, mentally, emotionally and morally. इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर बन रहे हैं क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करना है। कैसे? फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड मेडिकली ऑल्सो, मोरली ऑल्सो। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सबसे जरूरी। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर व्हाट इज कॉन्सेप्ट और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, अगर आपने ये एक लाइन भी लिख दिया इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, तो बस इसमें आपका इतना भी नंबर नहीं 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा आपका, इतना कंफर्म है। इसके साथ आपको ऐड करना है एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हो गया। सबसे पहले फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मोरली। मोरल उनका हमेशा हाई रखना है बाय यूजिंग बिग मसल एक्टिविटीज। ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन है। PHE फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का सबसे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है इंटीग्रल। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड टू डेवलप द स्टूडेंट्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मोरली बाय यूजिंग बिग मसल एक्टिविटीज। यहां MENTALLY, ठीक है। सबसे पहले टू डेवलप द स्टूडेंट्स फिजिकली, मतलब कि आपने इन्हें ऐसे एक्सरसाइजेस कराने हैं, बिग मसल एक्टिविटीज करानी है, गेम्स कराना है। आपको गेम्स पीरियड तो लेना ही है, प्लस आपको अगर कोई बच्चे अगर अच्छे हैं किसी स्पोर्ट्स में, किसी गेम्स में, अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको उनको कोचिंग भी देना है अलग से। ठीक है, आपको
भले ही आपका स्कूल मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करे या करे, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो मेहनत से काम करते हैं उनके लिए कभी भी कोई बाधा नहीं आती है, ठीक है, हर्डल्स कभी भी नहीं आती है। आपको स्टूडेंट्स को इस तरह प्रिपेयर करना है कि वो कभी भी फिजिकल एक्टिविटीज करने से घबराए ना। आज के डेट में बच्चे या बड़े कोई भी अगर उनको आधे किलोमीटर दूर अगर मार्केट से एक केजी आलू भी लाना है तो वो अपने बाइक को निकालते हैं। इवन साइकिल भी यूज करना लोग भूल गए हैं। पैदल तो छोड़ दीजिए, अगर घर पे साइकिल भी है तो उसको भी यूज करना भूल गए हैं। आज के डेट में पेट्रोल महंगा है, फिर भी लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें आधे किलोमीटर अगर 500 200 300 मीटर भी अगर दूर जाना है तो फिर क्या जरूरी है 10 रुपए 20 रुपए का पेट्रोल जलाना। हम खुद अपना इतना तो कम से कम स्ट्रांग रहना ही चाहिए कि आप कम से कम 200 मीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर पैदल जाके आप कम से कम 1 केजी आलू या 2 केजी सब्जी तो लेके आ ही सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को यही सब ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। गेम्स और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सिर्फ गेम्स और स्पोर्ट्स नहीं सिखाता है, ये सिखाता है वे ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ को सही तरीके से जीना चाहिए। जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन और एक सोल्जर लाइफ को कैसे जीते हैं वो स्टूडेंट के सामने आपको रखना है कि ऐसे ही लाइफ को सही तरीके से जिया जाता है। कैसे? बाय बिग मसल एक्टिविटीज। बिग मसल एक्टिविटीज मतलब ये नहीं कि आप उनको जिम चले गए 20-20 केजी वहां 40 केजी उठा लिए, वो नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज मतलब कि पैदल चलना सिखाइए, उनको दौड़ना सिखाइए, स्किपिंग कराइए, साइकिलिंग कराइए, स्विमिंग कराइए, योगा कराइए, डिफरेंट तरह का गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करिए स्कूल में समय समय पर। ऐसा नहीं कि मंथली, वीकली ऑर्गेनाइज करिए। वीकली छोटे छोटे गेम्स, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, विंग वाइज, ऐसे छोटे छोटे गेम्स को ऑर्गेनाइज करिए। ये सब आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सब आप लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग बिग मसल एक्टिविटी लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी कैन डेवलप स्टूडेंट्स फिजिकली। सबसे पहले फिजिकली, अगर आपको सबसे पहला चीज है फिजिकली आ रहा है तो सबसे पहले आप उसमें यही लिखेंगे कि हम कैसे बच्चों को तैयार करें कि वो तैयार हो जाएं कि दौड़ने के लिए, सीखने के लिए, चलने के लिए, स्किपिंग करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए कैसे तैयार है। कम से कम यहाँ से 5th फ्लोर चढ़ना है तो बैग लेकर चढ़ना है, बैग लेकर उतरना है, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। किसी किसी के स्कूल में 6th फ्लोर 7th फ्लोर तक बिल्डिंग है, वहां लिफ्ट नहीं है, वहां बच्चे बैग्स को हाथ में लेकर चढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से, हमने देखा है बहुत मुश्किल से, कोई 2 सीढ़ी चढ़ेगा फिर बैग को रखेगा, फिर 2 सीढ़ी चढ़ेगा बैग को रखेगा। तो ये सब आप लिख सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं ये लिखें, ताकि जो कॉपी करेक्शन कर रहे हैं उनको ये सबसे पहले समझ में आ जाए कि हाँ ये टीचर बनने के लिए तैयार है, एक स्टूडेंट को तैयार करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप टीचर बनने के लिए तैयार हो या ना हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप स्टूडेंट को तैयार करने के लिए तैयार हो या नहीं ये मैटर करता है। टीचर तो सभी लोग बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, कहीं ना कहीं सबका कहीं हो ही जाएगा, लेकिन आप स्टूडेंट को अगर तैयार कर सकते हैं, अपने 100% स्टूडेंट्स को। हाँ, ये बात जरूरी नहीं है कि आपके क्लास में 60 बच्चे हैं तो आप 60 को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हाईली क्वालिफाइड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये पीएचई हो या स्पोर्ट्स या गेम्स हो या फिर कोई भी इंग्लिश मैथ साइंस का सब्जेक्ट हो, कहीं भी 100% बच्चे 100% रिजल्ट नहीं देते। कहीं ना कोई वीक पड़ेगा। वीक कोई नहीं होता है, थोड़ा पीछे रह जाता है, कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा जगह पे। ये चीज आपको स्टूडेंट्स को सबसे पहले देखिए, इसमें हम अभी जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, ये स्टूडेंट्स को मोरली सबसे पहले मोरल उनका हाई रखना है। स्टूडेंट्स को सबसे पहले तैयार करना है कि उनका मोरल हाई रहे, कि आप पीछे भले ही रह जाओ, आप रेस कर रहे हो, 100 मीटर कर रहे हो, कोई बात नहीं है, आप कुछ भी कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप बास्केटबॉल खिला रहे हो, क्रिकेट खिला रहे हो, फुटबॉल, कोई भी गेम्स खिला रहे हो, एथलेटिक्स करा रहे हो, आप शुरू करो और उसको पूरा करिए, काम खत्म करिए, काम पूरा करिए, ठीक है। भले ही आप पीछे रह जाए, आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 को दौड़ाइए। ऐसा नहीं कि वो बच्चा अच्छा है तो उसको दौड़ा दिए, बाकी जो नहीं कर पा रहा था, पिछली क्लास में नहीं कर पाया तो इस बार उसको बैठा दिया, नहीं भाई तुमसे नहीं होगा, नहीं। दिस इज नॉट फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर को सबसे पहले मोरल हाई रखना है स्टूडेंट्स का। सबसे पहले मोरल हाई रखने से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे करने लगेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं वो कम से कम हमको सपोर्ट करते हैं, हम पीछे भी रह जाए या आगे रह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क इसी बात से पड़ता है कि आप वो उनको काम पूरा करवाते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। कुछ बच्चे होंगे जो 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 20 सेकंड में दौड़ के आएंगे। तो 20 सेकंड वाला वीक नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट में किंग होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा पीछे रह जा रहा है। तो उसको तैयार करना है कि आप 12 सेकंड में नहीं आओ, आप अपने आप से कंपटीशन करो। आप 20 में हो तो पहले 19 में आओ,
19 में आ जाओगे तो फिर अपने आप को 18 में लाओ। ये दिस मोरल हाई करना उनका सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर का सबसे पहले यही काम है। आप फिजिकली उनको स्ट्रांग करें या ना करें, सबसे पहले उनका मोरल हमेशा हाई रखे सबसे पहले, ठीक है। आप एक्सरसाइजेस कराइए, कुछ बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है आप उनको, ठीक है। दूसरा चीज है मेंटली बच्चे आज के डेट अभी कुछ इधर 4-5 सालों से इतने वीक हो गए हैं कि वो सामने देखते हैं कि हमको 5 किलोमीटर चलना है, वो आधे बच्चे वहीं से डाउन आ जाते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे। उसमें से कुछ होंगे जो 5 नहीं 2.5 किलोमीटर चल के वहीं रुक जाएंगे, उसमें से कुछ ही होंगे जो 5 पूरा करेंगे। ये मेंटली उनको प्रिपेयर करना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम है कि आप इतने कमजोर नहीं है कि नहीं कर पाओगे। नहीं का वर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर को भूल जाना है, ये आप एग्जाम में जरूर लिखें कि देयर इज नो वर्ड लाइक नो वर्ड लाइक नेवर फॉर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये आप लिखेंगे, सामने कॉपी करेक्शन जो बैठेगा करने के लिए उसको आपका लेवल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मेंटली प्रिपरेशन के साथ आप बच्चों को क्विज करा सकते हैं, बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चंस दीजिए, 5-5 क्वेश्चन दीजिए घर में करके, ऐसे ही घर में बोलिए कि उनको बिना गूगल का पता लगाना है कि आज के डेट में हमारे पास कितने अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स निकले, 2021 में कितने अर्जुन अवार्ड प्लेयर निकले, कितने इंडियन विमेंस हॉकी टीम के पूरा लिस्ट बना के लाओ बिना गूगल का यूज किए। चाहे तुम 10 दिन में लाओ, चाहे तुम 20 दिन में लाओ, 1 मंथ टाइम दिए तुमको, निकाल के लाओ। आज के डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि इंडियन मेंस हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। अगर आप 5 प्लेयर का नाम पूछ लिए तो उनका हो गया, फिर वो गूगल का तुरंत सहारा लेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को उनको इतना मेंटली उनको प्रिपेयर कर देना है कि आपको तैयार रहना है कि कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। आपको गलत जवाब दीजिए, अच्छा जवाब दीजिए, आप सही दीजिए, वो जवाब दीजिए, ठीक है। कोई मैच खेलना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, मतलब कोई मैच खेलना है, आपको अपने स्कूल टीम से जा रहे हैं मैच खेलने, पता चला कि सामने वाला टीम 3 साल से गोल्ड मेडलिस्ट है, हम लोग तो आज पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओ कि हाँ वो टीम तो ऐसा है, पहले ही आप उसको शेर समझ लिए, अपने आप को चूहा, वो चीज नहीं। मेंटली उनको इतना प्रिपेयर रखना है कि वो अपनी जगह पे किंग है पिछले 3 साल से। हम पहली बार प्रिपेयर कर जा रहे हैं, मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो हार गया तो उसके पास हारने के लिए उसका ताज है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा मेंटली प्रिपेयर करना, ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि स्टूडेंट्स को छोटा छोटा कोट्स बताकर, छोटा छोटा मोटिवेशन स्पीच देकर, कुछ आपको ऐसा बोलना है, हम मेंटली उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेंटली स्ट्रांग करना बच्चों को। और सबसे जरूरी चीज इन तीनों से इमोशनली सबसे ज्यादा मोरल उनका हाई कर लिया आपने, उनको मेंटली भी स्ट्रांग बना दिया, फिजिकली भी उनको फिट करा दिया, सब चीज कर दिया। अगर ये चीज इमोशनल अगर वो वीक है, इमोशनली अगर वो वीक है, तो आप किसी भी स्टूडेंट को अपने स्कूल के टीम के लिए ले जाके खिला दीजिए, आप वो कहीं भी लेके बैठ जाएगा, वो बीच मैच में आपको लेकर बैठ जाएगा, या कभी भी वो एग्जाम दे रहा होगा वो आधे एग्जाम में बैठ जाएगा अगर इमोशनली वीक हुआ तो। इमोशनली कैसे स्ट्रांग करना है बच्चों को, ये एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे करना है इमोशनली स्ट्रांग, ये इसमें बुक्स में बहुत अच्छी तरह से दिया, इसमें बहुत सारा इसमें डेफिनेशंस, तरह तरह के लोगों का डेफिनेशंस है, तो हम लोग सबका डेफिनेशंस पढ़ के, जैसे C.A. बुचर है, डी ऑफर्टुफर है, कैसिडी है, सबसे जरूरी कैसिडी का बहुत सारा डेफिनेशंस आता है। अगर आपने पहले भी बुक्स पढ़ा होगा, बीपीई किया होगा या बीपीएड किया होगा या बीई किया होगा, जब कभी भी 11-12 में भी पढ़ा होगा, तो कैसिडी का डेफिनेशन जो होता है वो बहुत टू द मार्क रहता है। तो कैसिडी का कहना है फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। अपने आप से जितने एक्सपीरियंस जो लेते हैं स्टूडेंट्स, कभी खेल कर, कभी जीत कर, कभी हार कर, वो एक्सपीरियंस बच्चों को स्ट्रांग बनाता है। इट इज अ सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। फिजिकल एजुकेशन क्या है? इट इज अ सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो आज 5 माले की सीढ़ी चढ़ेंगे, कल को वो सोचेंगे कि कल मैं चढ़ गया था, आज क्यों नहीं चढ़ पाया। अगर कल वो नहीं चढ़ पाए तो वो खुद ही सोचेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ। और फिर नहीं तो फिर ये सोचेंगे कि अगर मैं 5 चढ़ सकता हूं तो 6 क्यों नहीं, 6 चढ़ सकता हूं तो 7 क्यों। ये सम ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये कैसे स्ट्रांग बनाना है बच्चों को, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनल डेवलपमेंट।
इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज ऑल्सो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें यह कह रहा है कि ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है, एम है फिजिकल एजुकेशन का, कि बच्चों को आप इमोशनली स्ट्रांग बनाए। कैसे? एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट हैज वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस। हर स्टूडेंट के पास अलग अलग बात है, अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको अगर आ गया कि व्हाट इज, हाउ कैन यू मेक स्टूडेंट्स इमोशनली स्ट्रांग या फिर फिजिकली स्ट्रांग, या फिर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन को अगर आपको 5 मार्क्स का आ गया या 10 मार्क्स का आ गया या कभी कभी 20 मार्क्स का भी एक लॉन्ग आंसर आ गया, अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ गया, तो उसमें आप इमोशनली को सबसे ज्यादा पार्ट बना दीजिए। सबसे ईजी है इसको बनाना। हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग इमोशंस होता है। अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि 5000 दिमाग और दिल काम कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, आप एक बच्चे से दूसरे को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं और रीड भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीड और जज अनदर स्टूडेंट्स बाय रीडिंग वन। ये आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे टाइप्स ऑफ इमोशंस अलग होंगे बच्चों के, जैसे कि प्लेजर है, होप है, जेलसी है, हेट है, फियर है, डिस्ट्रेस, एंगर, वंडर, लोनलीनेस, ये सब चीज बच्चों में आता है। ठीक है, अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट नो कि व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स। वो उस समय क्या चाहता है, अपने आप से अगर कुछ बोलना चाह रहा है, अगर आपसे वो कुछ बोलना चाह रहा है तो वो क्या बताना चाह रहा है। अगर आपको वो बोल रहा है कि सर चेस का कंपटीशन नहीं होगा, सर फुटबॉल का कंपटीशन नहीं होगा, तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि फुटबॉल का कंपटीशन होगा तो हम पार्ट लेंगे। शायद वो ये बताना चाह रहा हो कि फुटबॉल का कंपटीशन होगा तो हो सकता है उसको भी मौका मिले अपने टैलेंट को दिखाने का। ठीक है, वो आपके टेस्ट नहीं ले रहा, हो सकता है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो कोई कंपटीशन कराना चाह रहा हो। ऐसे बहुत तरह के फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे बच्चों में। कभी वो बच्चे पूछेंगे कि सर हम लंच नहीं लाए, हम क्या करें। तो ऐसा नहीं कि आपको अपना लंच दे देना है। कभी कभी बच्चों को देखिए इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए कभी कभी बच्चों को ये भी तैयार करना है कि नहीं लाए हो लंच, अगर शेयर करना अलाउड नहीं है स्कूल में तो आप नहीं करेंगे शेयर, कोई बात नहीं है, भूखे पेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको आप ध्यान अलग कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रैक्शन पे लाइए। बच्चे कभी कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कोई बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, कभी फीवर लग गया, तो इमोशनली कभी कभी कुछ बच्चे एग्जाम में पेपर दिखा और वीक हो गया, कहीं फीवर हो गया, तो ऐसे बच्चों को कैसे आप इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं, इसमें ये सब दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है इंडिविजुअल डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर दिस इमोशंस। ये जितने भी इमोशंस हैं, जैसे प्लेजर है, होप है, जेलसी है। प्लेजर मतलब खुशी हो गया, होप मतलब उम्मीद हो गया, जेलसी मतलब जलन हो गया, हेट नफरत ये भी होता है बच्चों में, फियर डर सबसे ज्यादा होता है बच्चों में, एंगर गुस्सा। आज के डेट में आप 8 to 12 के बच्चों में एंगर बहुत ज्यादा देखेंगे। आपने कुछ बोला और उधर से वो उल्टा एंगर आपके ऊपर पड़ेगा। जहां आप वीक पड़े, आपके सामने बच्चा चढ़ बैठेगा एंगर अपना लेके, एग्रेसिवनेस लेके, आपका जो भी स्टूडेंट है आपको ऊपर चढ़ बैठेगा, खास करके 8 to 12 के बच्चे। आप जब तक बच्चों से पूरा इमोशनल कांटेक्ट नहीं बना लेंगे, मेंटल कांटेक्ट नहीं बना लेंगे, कोई भी बच्चा आप पे विश्वास करने वाला नहीं। अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज द सेंटर मीडियम ऑफ स्कूल फॉर स्टूडेंट्स विद एंड मैनेजमेंट। Only a physical education teacher is a person in the school who knows all the students and all the students knows him or her। जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये आप लिखेंगे कि बच्चों के इमोशंस को समझने के लिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्कूल में जितने भी बच्चे हैं या फिर कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, आपको जानना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये मेरा फिजिकल एजुकेशन टीचर है। उनको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जहां मेरा कहीं कोई काम नहीं होगा, ये इंसान मेरा काम आएगा। ये आप लिखेंगे। इमोशनली आपको बच्चों को इतना ज्यादा कांटेक्ट में ले लेना है, इतना ज्यादा बच्चों को आप कॉन्फिडेंस में ले लेना है कि बच्चे आपके पास आके एक पिन टू प्लेन बात शेयर करें। ठीक है, ये सब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है बच्चों का, जैसे प्लेजर हो गया, जेलसी हो गया, हेट फियर, इन पे बच्चों का कोई कंट्रोल। आप बड़े हैं, जब टीचर हो जाएंगे, आप जब टीचर बन जाएंगे, तरह तरह के बच्चों से मिलेंगे, आपके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल रहेगा। आप कभी भी अपना जेलसी कंट्रोल कर लीजिएगा, आप कभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर लीजिए, और करना ही पड़ेगा। बच्चों के ऊपर आप गुस्सा नहीं उतार सकते। फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप छड़ी लेकर घूम रहे हैं, लगा दिए दो किसी को, वो चीज नहीं हो सकता। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों का इस पे कंट्रोल नहीं कराता है। तो कैसे बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाए? इमोशंस आर वेरी वेरी वाइटल फॉर एवरी स्टूडेंट, बट एक्सेस ऑफ दीज ऑलवेज आर बैड।
मतलब कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है इमोशनली। जैसे कि बच्चे जो वीक रहते हैं उनका इन इमोशंस पे बहुत ही खराब असर पड़ता है। कैसे? देखिए, इमोशंस, द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्प to develop these emotions and also teach us to have proper control over our emotions by participating in the different programs physical education, and individual starts having control over his or her emotions। जहां आपने different कॉम्पिटिशन्स कराना शुरू कर दिया, छोटे छोटे कराइए, आप चेस का गेम करा दीजिए, आप कभी, जैसे आप क्लास 5 में पढ़ा रहे हैं, आप टीजीटी बनने जा रहे हैं, आप 7, 8, 9, 10 के बच्चों तक को देखेंगे, आप 5 to 10, कभी क्लास 1 भी आपको मिलेगा, तो आप किसी भी क्लास को पढ़ाइए। मान लीजिए उसमें 4 सेक्शन है, छोटे छोटे सेक्शन को आप छोटे छोटे मैचेस करा दीजिए, ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी, ऐसे करके मैचेस कराइए। बच्चे मैच खेलेंगे, बच्चे कुछ सीखेंगे। हार को कैसे बर्दाश्त किया जाता है? कभी भी बच्चे अपने टीचर के सामने कोई भी अपना इमोशन नहीं निकालेंगे, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो। अगर वो हार गया है बच्चा या जीत गया है, जीत का खुशी आप जरूर देखेंगे, लेकिन हार का जो गुस्सा होगा, उस चीज को कंट्रोल करना बच्चे जब सीखते हैं वो अपने टीचर के सामने ही सीखते हैं, और खास करके फिजिकल एजुकेशन टीचर के सामने ही सीखते हैं। ठीक है, ये चीज सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कराइए। जरूरी नहीं है कि आपने प्राइज देना है, जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन्स करा के उनको ये सिखाना है कि आप पार्ट लीजिए, आज आप हारे हैं, कल को आप जीतेंगे। और कभी भी ये मत बोलिए कि आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आप स्पोर्ट्स टीचर हैं स्कूल के, तो एक बच्चे को आपने मौका दिया है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दोबारा उसको मौका ना दे, ये कभी मत करिएगा। उस बच्चे को दोबारा जरूर मौका दे, 3 बार दे, 5 बार दे मौका, उसको जरूर बार बार चांस दे, सभी को चांस दे। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर बहुत सारे स्कूल के मैनेजमेंट जो होते हैं, वो एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, सभी स्कूल्स में मनाया जाता है। एनुअल स्पोर्ट्स डे में बहुत सारे स्कूल्स का, ये आजकल हम नाम तो नहीं लेंगे स्कूल्स का, बहुत सारे स्कूल्स में हम भी गए हैं, देखे हैं, ज्यादातर स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द, मतलब 75% स्कूल्स में एनुअल स्पोर्ट्स डे में सभी बच्चों को पार्ट लेने का मौका नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स टीचर ने बता दिया, हाँ तुम जाके पार्ट ले लो, हाँ तुम जाके पार्ट ले लो, तुम ले लो पार्ट ले लो। इससे जो पार्ट ले रहे हैं बच्चे, उनका इमोशंस तो स्ट्रांग हो जाता है, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, वो अपने टैलेंट को निकाल पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसमें टैलेंट होता है, लेकिन आपने उसे नहीं चुना होता है, और उस बच्चे को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो होता है इमोशनली वीक होना। वो बच्चा इमोशनली वीक होता चला जाएगा। वो सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स डे ही नहीं, वो आने वाले किसी भी एक्टिविटी, चाहे वो घर में हो रहा हो या पार्टी हो रहा हो या फिर स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, वो इस बात से घबराएगा कि कहीं हमको निकाल ना दिया जाए। उसको पार्ट लेने से पहले मन में ये आएगा या दिमाग में ये आएगा कि कहीं हमको निकाल ना दिया जाए, और अगर हम चुने गए तो कहीं हम हार ना जाए। ये होता है इमोशनली वीक होना। तो ऐसा कभी मत करिए। आप भले ही एनुअल स्पोर्ट्स कराए या फिर स्पोर्ट्स का कोई भी प्रोग्राम कराए, मैचेस कराएं, सीरीज कराएं, टूर्नामेंट्स कराएं, चैंपियनशिप कोई भी कराएं, स्कूल में कराएं या इंटर स्कूल कराएं, आप भले ही 2 महीना 3 महीना टाइम ले लगातार कराते चले जाइए। आपका एम ही यही होना चाहिए कि एक फिजिकल एजुकेशन का एम ही यही होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई ना होने दे। सबसे सिंपल सा बात, स्कूल में पढ़ाई बंद करवा दीजिए। आपको कुछ भी हो, आप किसी से भी लड़ जाइए, अपने मैनेजमेंट से आप इतना ज्यादा कंट्रोल रखिए कि आपको स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा हाई कर देना है, आपको फिजिकल एजुकेशन को इतना ज्यादा हाई कर देना है कि बच्चे मेडल लाए या ना लाए, पार्टिसिपेशन 100% हो। जहां पार्टिसिपेशन 100% होने लगेगा, दूसरे स्कूल्स के बच्चे आपके स्कूल्स में एडमिशन लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे दूसरे बच्चों को ये बताएंगे कि हम लोग डेली स्पोर्ट्स होता है, हमारे स्कूल में डेली स्पोर्ट्स एंड गेम्स होता है, आज ये मैच खेल कर आए, आज हम हार गए, आज हम जीत गए, कल मेरा ये मैच है, आज हमको ये पहन के जाना है, आज हमको शूज लेकर जाना है। जहां दूसरे बच्चे ये सब सुनेंगे, जहां उसके स्कूल में ये सब चीज नहीं होता होगा, वो तुरंत अपने पेरेंट्स से बोलेंगे। ये स्पोर्ट्स और गेम्स ही एक ऐसा चीज है जो आपके स्कूल का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट बन सकता है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने स्कूल का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है, सबसे बड़ा बैनर होता है। अगर आपने एक चैंपियनशिप भी जिता दिया स्कूल को, आप पेपर में नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का एडवर्टीजमेंट ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको स्कूल के मैनेजमेंट को बता देना। इससे बच्चों को इमोशंस में क्या फायदा होगा, वो ये समझेंगे आज के डेट में कि हाँ, इस मेरा स्कूल का क्रिकेट टीम जीतता है, मेरे स्कूल का फुटबॉल टीम जीतता है, हमको भी अपने फुटबॉल टीम में जाना है। भले वो सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो आएगा आपके पास पूछने के लिए आएगा, वो इमोशनली आपके पास अटैच होना चाहेगा।
कि सर एक बार मेरा ट्रायल ले लीजिए, सर एक बार मेरा प्रैक्टिस देख लीजिए, एक मौका दीजिए सर। जहां आपने उसको मौका दिया दूसरे बच्चे भी आएंगे, ऐसे करके आपके पास एक 11 की टीम के लिए आपके पास 100 बच्चे आएंगे, 150 बच्चे, 200 बच्चे आएंगे। ये अच्छी बात है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये एक अच्छी बात है कि आपको चैलेंज मिलेगा कि उसमें से आप 11 बेस्ट प्लेयर निकालें, और उन्हीं 11 बच्चों को देखकर बाकी सारा स्कूल मोटिवेट होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होगा, मोरल उनका हाई होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। फिजिकली तो आप बच्चों को फिट बना ही रहे हैं, गेम्स पीरियड ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कराएंगे, असेंबली कराएंगे, वो से तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इमोशनली स्ट्रांग कराना। तो ये छोटे छोटे चीज हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा आगे भी, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। अब सबसे जरूरी चीज इसमें है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कोर्सेज एंड करियर्स, जो कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, और करियर्स, करियर में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप, जैसे आप अभी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आगे आपको इसके लिए क्या डिग्री चाहिए, आपको क्या कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री नहीं भी लिया हुआ है तो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिकल एजुकेशन में जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उतने केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर पढ़ने वाले बच्चे या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर पढ़ने वाले बच्चों से भी ज़्यादा इसमें कोर्सेज अवेलेबल है। आपको ज़्यादा करियर ऑप्शंस फिजिकल एजुकेशन में, बहुत करियर ऑप्शंस है, ठीक है। आप ये नहीं सोचें कि हम बीपीएड कर गए तो बस एक स्कूल के लिए हम लिमिटेड हो गए, ऐसा नहीं है। हम एमपीएड कर गए तो एक स्कूल के लिए, या फिर हम पीएचडी कर गए तो एक कॉलेज के लिए लिमिटेड हो गए, ऐसा नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन कभी भी रिटायर नहीं होता है, अपने लास्ट डे तक कभी भी रिटायर नहीं होता है, ठीक है। आप डिग्री ले या ना ले, एक स्पोर्ट्समैन है, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने लास्ट डे तक एक अच्छा प्लेयर और एक अच्छा टीचर बन के रहेंगे। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो दूसरे जो आपके आसपास के जो भी लोग हैं, या कोई भी आप जहाँ भी खेलते हैं या सिखाते हैं, वहाँ के जो भी प्लेयर्स होंगे वो आपको देखकर मोटिवेट होंगे। इसलिए फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, आगे जाके टीचर बनता है, कोच बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें ट्रेनर बनता है। कोई कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो जिम में ट्रेनर बन जाते हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। आज बड़े बड़े जगहों पर है, बड़े बड़े जैसे एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। उनका फिजियोथेरेपी अलग से, एक असिस्टेंट फिजियोथेरेपी रखते हैं अपने लिए अलग से। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, उन सब को हम लोग आज देख लेते हैं। ये लास्ट है, उसके बाद फिर देखते हैं इसमें डिग्रीज क्या अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स डिग्री के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपने भी शायद कुछ लोगों ने बीपीएड या बीपीई किया होगा। तो बैचलर्स डिग्री के लिए एक सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो या साइंस कुछ भी पढ़ा हो, आपने अगर 11th और 12th में अगर फिजिकल एजुकेशन लिया है तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपका 11th और 12th से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका 11th एंड 12th में जो पीएचई सब्जेक्ट है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आपने लिया है तो। अपने आगे भी आप अगर किसी को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि अगर आपको डिग्री कोर्स करना है फिजिकल एजुकेशन में तो आप 11th और 12th में पीएचई जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपने 11th और 12th में पीएचई लिया है, अगर आप किसी भी गेम के प्लेयर हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के आप प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं, आप क्रिकेटर रह चुके हैं, आप वॉलीबॉल प्लेयर होंगे, आप बैडमिंटन शटलर होंगे, आपने टेबल टेनिस खेला होगा, आप चेस प्लेयर होंगे, आप फुटबॉलर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, आपने किसी एक गेम में अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया होगा। अगर आपने किया है ऐसा, जैसे मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, तो मैं अपने स्पोर्ट्स को समझता हूँ, सारे ही गेम्स को समझता हूँ। आप अगर किसी भी गेम के प्लेयर हैं तो आप गेम को समझेंगे, आप
अपने स्टूडेंट्स को ये समझा सकते हैं कि गेम्स खेलने से सिर्फ फायदा और घाटा की चीज नहीं, गेम्स खेलने से क्यों जरूरी है, गेम्स खेलना जरूरी क्यों है, इससे दिमागी रूप से क्या विकास होता है, डेवलपमेंट दिमागी रूप से क्या आता है। ठीक है, शारीरिक रूप से तो आप डेवलप होते ही हैं, लेकिन दिमागी मेंटली आप कैसे स्ट्रांग होते हैं कि हाँ कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। एक प्लेयर का सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम हार नहीं मानेंगे, ऑलवेज एक स्पिरिट होता है ये। ठीक है, हम मैच हार भी गए तो हम तैयारी करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसमें जीतने, नेक्स्ट सीरीज के लिए हम तैयार करेंगे। आज मेरी टीम हार भी जाती है, हमारा इंडिया हार भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट के लिए तैयार होते हैं। हम नेक्स्ट, आज ये वर्ल्ड कप हार गए, नेक्स्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी आने वर्ल्ड कप के लिए। तो वो होता है मेंटली आप स्ट्रांग होना, फिजिकली है तो आप हो ही स्ट्रांग, अगर आप प्लेयर हो तो हो ही आप वैसे ही स्ट्रांग हो, इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे ही। ठीक है, मेडिकली आप फिट होंगे तभी आप प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है। एनीवे, बैचलर्स डिग्री के लिए आपको अगर जाना है क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में, तो सबसे पहले आता है बीपीई, सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आप जाएंगे बीपी एड के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बीपी एड को लिखने का यही तरीका है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीपी एड को कुछ इस तरह लिखते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, बीपी एड अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें डी स्मॉल लिखना है, मतलब ये हम रूल नहीं है, ये रूल हम नहीं बता रहे हैं, ये हम सिर्फ एक अपना, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, तो हम लोग अपना एक अलग सा एटीट्यूड रखते हैं, जो सही है वो सही है, इंग्लिश के अनुसार ग्रामेटिकली ये सही है, स्पोर्ट्स के अनुसार भी हम लोग यही मानते हैं कि यही सही है। ठीक है, उसमें डी अगर कैपिटल हो गया तो उस डी का अलग से एक फुल फॉर्म होना चाहिए, ये इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को मानेंगे जो सही है, हम लोग प्लेयर्स हैं, जो सही है वही करेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी कुछ करे, आपको बीपीएड ऐसे ही लिखना है। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका बीपीएड करने के बाद, अगर आप योगा में जा रहे हैं तो BYE, बाय नहीं है, ये बैचलर इन योगा एजुकेशन है। ठीक है, बाय नहीं, हम इसका फुल फॉर्म भी लिख देंगे। ठीक है, एक और अभी ऐड हुआ है बैचलर BSc विथ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन साइंस विथ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। BSc इन PHE एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स BSc विथ फिजिकल, विथ हो जाएगा, विथ PHE एंड स्पोर्ट्स। इसी को करने के बाद, इसी डिग्री को लेने के बाद आप फिजियोथेरेपी, आप साइकोलॉजिस्ट, ये सब चीज आप बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी आज के डेट में सबसे महंगा ट्रीटमेंट है और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ये ऑलमोस्ट गारंटीड ट्रीटमेंट है, जहां आपको तरह तरह की एक्सरसाइज करा के आपका यहाँ पेन वहां पेन, हम बैठ नहीं पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे, ये सब चीज एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकता है। और वो फिजियोथेरेपिस्ट को साइंस का और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्लस अगर उसके साथ वही फिजियोथेरेपिस्ट अगर उसने ये बैचलर इन योगा एजुकेशन कर लिया तो इट इज अ बैंग बैंग फॉर हिम और हर, जो भी है। अगर योगा उसने सीख लिया, योगा में अगर डिग्री ले लिया, प्लस उसके साथ अगर फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, तो उनका लाइफ सेट हो गया, सबसे बेस्ट है। क्योंकि योगा में ऐसे ऐसे आसन हैं जो कि कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं, ये सब चीज भी है इसमें। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी हम लिख दे रहे हैं। कभी कभी ये सब भी आ जाता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी वही है और इसके नीचे वाला भी वही है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये भी सेम वही है।
बैचलर इन योगा एजुकेशन, बैचलर इन साइंस विथ PhD, बैचलर साइंस विथ PhD का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये है। इसमें सबसे बेस्ट है अगर आपने ये कर लिया एक साथ, सबसे बेस्ट। बीपी आपने आप में से बहुत बिना बीपी का बीपीएड करने से कर भी सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, बहुत जगह से आप बिना बीपी का भी बीपीएड कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में +2 आपने पास किया, ठीक है, कोर्सेज को समझने के लिए आपको शुरू से जाना पड़ेगा। जैसे ही +2 12th आपने पास किया, लोग दौड़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। आपका ये ग्रेजुएशन है, प्लेयर्स का दिस इज ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लेयर्स का हो या फिर जो फिजिकल एजुकेशन में जो कोर्सेज बनाने जा रहे हैं उनका ये ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब जैसे ही आपने +2 किया तो आपने बीए नहीं करके, बीएससी नहीं करके, बीकॉम नहीं करके, बीबीए नहीं करके, बीसीए नहीं करके आपने चले गए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। बीपीई के साथ अगर आप बीपीएड करते हैं, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है, तो बीपीई के साथ अगर आप करते हैं तो वो एक ही बार में 4 साल का आएगा इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर नहीं, अगर सिर्फ आप बीपीई करते हैं तो वो 2 साल का अलग, और बीपीएड करते हैं तो वो 2 साल का अलग, एक ही बात है। लेकिन आप इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कर लेते हैं तो उसमें बीपीएड एक ही बार में आपका, आजकल जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 3 साल में निकल जाएगा, बीपीएड विथ बीपीई, ठीक है। आजकल जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो ग्रेजुएशन में जो बीए और बीएड का कोर्स आ गया है वो एक ही बार में, वैसे ही 4 साल को जो लोग बोल रहे थे वो 3 साल में निकल जा रहा है, वैसे ही इसमें भी आ गया। बीपीई प्लस बीपीएड आप करना चाहते हैं, अगर बीएड इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, सीधा आप बीपीई चुनिए और उसके साथ इंटीग्रेटेड करवा लीजिए अपने बीपीएड के कोर्स। एक ही बार में आप 3 साल में बीएड करके अपने फिजिकल एजुकेशन में आप निकल जाएंगे। इट इज इक्विवेलेंट टू बीएड। इसको हम बीएड इन फिजिकल एजुकेशन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू बीएड इन एनी सब्जेक्ट, बीएड इन इंग्लिश, बीएड इन मैथ्स, वैसे बीएड इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें बीएड नहीं भरेंगे। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे फॉर्म में ऑप्शंस दिखाते हैं, फॉर्म में एक अदर्स नाम का ऑप्शन आता है, अदर्स, आप वहां क्लिक करेंगे और उसके बाद अदर्स खुलेगा, उसमें एक मार्जिनल बॉक्स खुलेगा जहां आप लिखेंगे बीपीएड और अपना जो भी आपने जहां से किया है, जितना परसेंटेज है वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपने जहां बीएड लिखा कि आपका फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप बीपीएड वाले ग्रेड पे या पेरोल पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप कोई भी समझेगा बीएड है तो आप फिजिकल एजुकेशन छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बीएड, बैचलर विथ एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन, वो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट फॉर फिजिकल एजुकेशन जो बीपीएड है, उसमें आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, ये अदर्स ही होता है, ठीक है। इसमें आप बीएड पे क्लिक कर नहीं करेंगे, बट इट इज फुल्ली 100% इक्विवेलेंट टू बीएड। जितने जो ग्रेड, जो पेरोल आपके बीएड टीचर्स को मिल रहा है, वही ग्रेड, वही पेरोल आपको बीपीएड वाले टीचर्स को ही मिलेगा। इनफैक्ट ज्यादा ही मिलता है, बीपीएड वाले टीचर्स को ज्यादा ही पेरोल रहता है। जो हमारे बीएड इन इंग्लिश मैथ्स वाले हैं उनसे अगर आप एक्सपीरियंसड हो गए तो आपको ग्रेड और पेरोल ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये है बैचलर डिग्री। अब आ जाते हैं इससे, बैचलर डिग्री आपने डिग्री, ये तो हो गया डिग्री कोर्सेज। एक और है डिप्लोमा कोर्सेज, वो भी हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। डिप्लोमा कोर्सेज में ज्यादा नहीं है, डिप्लोमा ज्यादातर योगा में, फिजिकल एजुकेशन, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। फिर भी आपने कर लिया तो आप पीआरटी या एनटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो आपका हक बन जाएगा। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, एनटी मतलब नर्सरी टीचर के लिए। ये ज्यादातर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर डिप्लोमा आपने कर रहा है, आपने कर रखा है कहीं से भी, या फिर आप कर रहे हैं, तो डिप्लोमा के साथ साथ आप बीपीएड भी कर सकते हैं। पहले आपको डिप्लोमा कोर्स खत्म करना होगा जो कि सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बाद आप बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं, डिग्री कोर्सेज के लिए, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज में ज्यादा नहीं है, इसमें सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज, इसमें सबसे पहले आता है डीपीएड,
डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, या फिर आपने बीसी या बीबीए भी ले चुका है, ठीक है, आप प्लेयर थे, आपको नहीं पता चला, आपने अचानक से बीए ले लिया, बीएससी ले लिया। मैं खुद बीए इंग्लिश ऑनर्स हूँ, मैंने उसके बाद बीपीई भी किया है, बीपीएड भी किया, एमपीएड भी किया, सब कुछ खुद ग्रेजुएशन के बाद, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ले लिया है तो उसके साथ साथ आप डीपीएड कर सकते हैं। आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, बीए हिंदी ऑनर्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उसके साथ अगर फिजिकल एजुकेशन ऐड आप करवा लेते हैं, एक अलग से कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें डीपीएड आपका ऐड हो जाएगा। आप बीएससी भी कहलाएंगे, उसके साथ डीपीएड आपका अलग से डिग्री आएगा, आपका सर्टिफिकेट अलग हो जाएगा। मतलब कि आपने दो सर्टिफिकेट एक साथ ले लिया। एक तो आपने डिग्री ले लिया साइंस का या आर्ट्स का या कॉमर्स का, दूसरा आपने डिप्लोमा भी कर लिया फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। एक हो गया ये डीपीएड, और दूसरा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक दूसरा बस दो ही है। एक हो गया डिप्लोमा इन योगा। बस यही दो है, वही सेम है। योगा में भी आप योगा एजुकेशन आपने पढ़ रखा है, तो डिप्लोमा इन योगा ट्रेनिंग, बस यही है। योगा एजुकेशन या योगा ट्रेनिंग जो भी है आप बोल सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज ऐसे बहुत हैं, जैसे अभी हमने बता दिया आपको डिप्लोमा और डिग्री के बारे में, बैचलर डिग्री के बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा आपको मास्टर डिग्री और पीएचडी, इसके आगे आपको ये भी जरूरी है, आप टीजीटी भी भर रहे हैं तो ये भी आपको जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा कोर्सेज जो हैं मास्टर डिग्री में, और करियर कैसे आप बना सकते हैं डिप्लोमा से, बैचलर से, मास्टर से, कहाँ कहाँ क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।